हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लेटेस्ट न्यूज़ और एनालिसिस लेके हाजिर हूँ। ऐसी खबरें बताऊँगा आपको जो अभी 1 घंटा पहले दुनिया में हुई। दुनिया में हिंगामे हो रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बल्कि कनाडा में भी बड़ी पॉलिटिकल हलचल है। हम उस पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ट्रंप साहब ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि भाई ज़रा खोल दो अपनी स्ट्रेट, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर एक्सटेंड कर दिए 5 दिन, फिर 10 दिन। अब उन्होंने गिव अप कर दिया। अब उन्होंने कहा अमेरिका तो यूज़ नहीं करता, वो स्ट्रेट जो है जो यूज़ करते हैं यूरोपियन वो खुद जाने और हिम्मत करें और जाएं और हमला करें वगैरह वगैरह। तो ट्रंप साहब की कच्ची हो गई। उन्होंने ईरान को बड़ा हल्का लिया था। हम उस पर बात करेंगे। ट्रंप साहब ने सदर अमेरिका होते हुए जो स्ट्रीट लैंग्वेज यूज़ की है MBS के लिए, वो मजबूर किस्म का क्राउन प्रिंस है अमेरिका के आगे। दुनिया की उसके पास दौलत है, दुनिया का बासर आदमी है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप साहब ने कह दिया कि वो जो है मैं तो यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ वो लैंग्वेज जो उन्होंने कहा कि वो क्या शक करेगा। आप समझ गए होंगे कितनी बेइज्जती की बात है। हम थोड़ा बहुत उस पर बात करेंगे कि उन्होंने MBS को ऐसा क्यों कहा, और इससे पहले टर्म में उसके बाप की बेइज्जती कर चुके हैं वो ट्रंप साहब। और ट्रंप साहब हमारे कार्नी साहब को भी हमेशा गवर्नर कहते हैं, अभी फिर उन्होंने गवर्नर कह दिया। तो ट्रंप साहब के दिमाग में पता नहीं क्या है। और मेरा ख्याल है अब जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में, उसके बाद उनका दिमाग ज़रा ठंडा हो जाएगा मेरे हिसाब से। हम थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारे कार्नी साहब जो एक बैंकर हैं, बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं है, उनको हमने कैनेडियन ने प्राइम मिनिस्टर बना के अच्छा किया या बुरा किया। ट्रेडिशनली तो सारे पॉलिटिशियन ही बनते थे। पहली दफ़ा एक बैंकर को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो हम उस पर रोशनी डालेंगे कि वो क्या काम करें। वैसे वो मेरे हिसाब से मैंने शुरू से उनको सपोर्ट किया। इज़ अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, और हम उस पर बात करेंगे थोड़ी बात। और उसकी वजह से किसका नुकसान हुआ मैं आपको बताऊंगा। हम बात करेंगे कि म्यूनिसिपल इलेक्शन चंद महीने दूर है, अक्टूबर में हो रहे हैं। तो जितने म्यूनिसिपल हमारे पॉलिटिशियन हैं वो लोगों के घरों पे जा रहे हैं, दावतों में हर जगह जा रहे हैं। क्यों? वोट बैंक के लिए। अगली दफ़ा नहीं जाएंगे, अगले साल वो नहीं जाएंगे। हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और जैसा मैंने हमेशा कहा था कि अर्ली 2026 में मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी लिबरल की, मैं अब भी उस पर कायम हूँ। अभी रिजल्ट नहीं आया है, जो बाई इलेक्शन 3 होने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप देखिएगा कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी। और इन बाई इलेक्शन में एक जीतने वाली कैंडिडेट को जो मुसलमान है, मुझे यकीन है कि कैबिनेट पोजीशन भी मिलेगी और मिलनी चाहिए। वेल डिजर्व्ड, डॉली की बात कर रहा हूँ। तो हम उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि डग फोर्ड साहब ये क्यों कह रहे हैं कि मैं आर्मी लेके आ जाऊंगा अगर बॉनी क्रॉम्बी ने दोबारा मेयर ऑफ मिसागा बनने की कोशिश की। ऐसा भी क्यों कह रहे हैं और क्यों ऐसा करना चाहते हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो है वो अब तक बॉनी के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बॉनी का अब पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया और क्यों ख़त्म हो गया। हम थोड़ी सी ये बात करेंगे कि अब जो म्यूनिसिपल इलेक्शन आने वाला है उसमें क्या चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा और किसके ज़्यादा चांसेस है और क्यों है, और कितने नए लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। क्योंकि इमीडिएटली तो आपके सिटी में आपको म्यूनिसिपल इलेक्शन जो है वो असर करते हैं ना, फिर उसके बाद आप प्रोविंस पे जाते हैं। हम ऑल्सो इस बात पे बात करेंगे कि कार्नी साहब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहे हैं कनाडा की रियल स्टेट मार्केट को सुधारने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो गलत साइड पे इन्वेस्ट करें मेरे हिसाब से। मैं अपना बताऊंगा, मैं 40 साल 45 साल से रियल इस्टेट कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से किस तरीके से रियल इस्टेट मार्केट इंप्रूव हो सकती है और वो क्यों नहीं कर रहे। और बल्कि अभी हमारे जो डग फोर्ड साहब हैं जो बहुत अच्छे लीडर हैं, वो दोनों मिले थे लास्ट वीक या एटोबिको में, और उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई हम डेवलपमेंट चार्जेस बिल्डर्स को 50% ऑफ कर देंगे, ये करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उससे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। फिर हम पाकिस्तान जाएंगे। हम ये बात करेंगे कि कासिम खान ने जो कहा उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, और पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर नसीम शाह को सिर्फ ये कहने पे कि जो मरियम नवाज़ है, जिसकी जो फॉर्म 47 से वज़ीर आला बनी है, उसकी कोई सियासी अहमियत नहीं है मेरी नज़र में। उसका अगर उसने ट्वीट कर दिया कि उसको क्वीन की तरह क्यों ट्वीट किया गया, तो 2 करोड़ जुर्माना। वो कहना बिजनेस इज़ दैट। इमरान खान के भी रिलीज़ होने के कोई चांसेस नहीं जेल से, क्यों नहीं है। हम इस पर भी बात करेंगे कि PTI क्या कर सकती है कि वो उससे बाहर आ जाए और किस तरह वो आ सकते हैं। हम इस पर बात करेंगे। मैं ट्राई करूँगा इस सबको कैप अप कर दूँ आपके लिए 10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले ट्रंप पे आते हैं। जनाब, ट्रंप साहब की बड़ी कच्ची हो गई है। कच्ची इस तरह हो गई कि वही समझ रहे थे कि वो दुनिया में जहाँ चाहते हैं रिजीम चेंज कर देते हैं, तो ईरान में भी करा लेंगे, लेकिन उनको बड़ी नाकामी हुई ईरान में।
उन्होंने बहुत हल्का लिया था ईरान को, और कल यानी आज ट्यूसडे, कल मंडे उन्होंने इस्फहान पे ज़बरदस्त बमबारी करा दी। क्या मकसद है? डराना मकसद है या क्या करना मकसद है? क्योंकि अब जो स्ट्रेट खोलने की बात थी वो आबनाए हार्मुज, उस पर तो ट्रम्प साहब ने गिव अप कर दिया। पहले उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उनका ख्याल था ईरान डर जाएगा। वो कहते थे मैंने इनकी 3 लेवल की लीडरशिप ख़त्म कर दी है, ईरान में अब लीडर ही नहीं रहे, किससे बात करें वगैरह वगैरह। आई मीन ही वॉज फ्लाइंग हाई। अब वो ज़मीन पे आ गए। फिर उसके उन्होंने 5 दिन एक्सटेंशन दे दी, फिर 10 दिन एक्सटेंशन दे दिया। वो कह रहे हैं कि जो यूरोपियन ममालिक अपना शिप वहाँ से गुजारते हैं, अमेरिका तो नहीं गुजारता, तो वो जाने और ईरान जाने को खोलेगा कि नहीं खोलेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि करेज होनी चाहिए कि जाओ अपने शिप लेके गुजरने की कोशिश करो वहाँ से। ईरान ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि उसने कह दिया जी हम कुछ नहीं कर रहे, कर लो जो करना है। क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका क्या करेगा। अगर अमेरिका अपने वॉरशिप लाएगा उस पानी में तो फिर मिसाइलों का हमला होगा, अमेरिका को अच्छे से पता है। तो इसलिए ट्रम्प साहब ने, जो उस टाइप के नहीं है जो गिव अप करे, उन्होंने गिव अप कर दिया, वो बात नहीं कर रहे इसकी। अब उन्होंने डराने के लिए कल इस्फहान पर ज़बरदस्त बमबारी कर दी, तो ईरान ने भी रिटेलिएट किया, जाके बमबारी की इसराइल में। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात है जिस पर कोई गौर नहीं कर रहा, कि आप देखिए अमेरिका, ज़ाहिर ट्रम्प साहब खुद तो नहीं कहते, वो तो ढके चित्र कहते हैं, लेकिन अमेरिकन उनके जो टीम है वो पाकिस्तान को फ्लैग कर रहे हैं। और वो ढके छुपे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बहुत ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जो होमलैंड तक आ सकते हैं। और देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने 3 दिन कदीर खान साहब के साथ गुजारे थे। कदीर खान के बाद क्या इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि ये जो हमारा मिसाइल है ये तल अवीव पे जा सकता है, हमारे पास 12,000 की रेंज के हैं उस वक्त। यानी ये बात भी 2000 की हो रही है, यानी 25 साल पहले। तो खुदा मानो पाकिस्तान ने क्या क्या बना लिया। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्लैग किया। अब पाकिस्तान की जो इस वक्त कोई सियासी क़ुव्वत तो है नहीं, सब फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। जो हमारे सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल साहब हैं, उनको अल्लाह अकल दे के वो सोचे कि वो किससे दोस्ती कर रहे हैं, एवेल्यूएट करें अपनी दोस्ती को और अकल के नाखून लें, क्योंकि अमेरिका ने फ्लैग कर दिया पाकिस्तान को, अल्लाह रहम करे। दूसरी बात यह कि ट्रम्प साहब जो है, अब उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। अब वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से पतली गली से निकले। अब वो सीज़ फायर चाहते हैं, आसान लफ्ज़ों में सीज़ फायर चाहते हैं। आप जितने भी अमेरिकन टेलीविज़न पे जो एनालिस्ट हैं उनको सुने, दुनिया भर के एनालिस्ट को सुने, खुसूसन इंडिया में जिस किस्म के बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सब यही एनालाइज कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वॉर से निकला जाए। उसकी बहुत सारी वजूहत है। एक वजूह ये है, सबसे बड़ी वजह यह है कि $10,000 अ सेकेंड अमेरिकन सिटीजन्स को खर्चा आ रहा है। अब ये पैसे कहीं से तो आएंगे ना। $10,000 पर सेकेंड, $27 बिलियन अमेरिका जो है लूज़ कर चुका है इस वॉर में अब तक। ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ईरान तो आपको पता है ना, इराक से लड़ता रहा, उसके बाद बादाम पिस्ते बेच के सर्वाइव कर गया। वो तो मौलाई लोग हैं, उनकी क्या बात है, वो हुसैनी है, वो तो लड़ेंगे और हक के लिए लड़ेंगे। तो 27 बिलियन का अमेरिका का नुकसान। और देखिए जिस तरह अमेरिका में जलील हुआ था ना, अफगानिस्तान में अमेरिका सब छोड़ के भागा था, ये ईरान में होने वाला है। और ईरान मांगेगा कॉम्पनसेशन अगर सीज़ फायर की बात हो रही है। अब पाकिस्तान, कतर और ये सब जो कोशिश करें सीज़ फायर की, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अब अगर पाकिस्तान ने ये गलती की कि सऊदी अरेबिया के डिफेंस में खुदा न खास्ता अपनी फोर्स ईरान से लड़ने के लिए भेजी, तो तबाही आएगी। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। सऊदी अरेबिया की बात करें तो आप सोचिए यार, क्राउन प्रिंस जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, सारी दुनिया में ऐशी करता फिरता है, यानी MBS, जो समझता है कि पता नहीं मैं इस ज़मीन पे खुदा हूँ, वो भी ट्रम्प से कम नहीं है। अगर आप देखें अपने लोगों के साथ, ट्रम्प ने कहा कि वो जो है वो मुझे कहाँ शक करेगा। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ इसलिए कि स्ट्रीट लैंग्वेज में अपनी वीडियो में नहीं कहता हूँ। कितनी गंदी ट्रम्प ने बात की स्ट्रीट लैंग्वेज। और MBS ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कोई रिटेलिएट नहीं किया। अगर मुझे कहा होता ट्रम्प ने तो मैं पता नहीं क्या कहता, क्योंकि ज़ाहिर है इज़्ज़त नफ्स बड़ी चीज़ होती है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ट्रम्प ने अपनी फर्स्ट टर्म में इसके बाप की नकल उतारी थी कि वो कुबड़ा करके बताया था कि उसकी हुकूमत में 14 दिन में ख़त्म कर दो, क्योंकि ट्रम्प को पता है कि वो तो रिजीम चेंज करना वो कोई मसला ही नहीं है। सऊदी अरेबिया में लोग तैयार बैठे। जिस वक्त अमेरिका ने पुल किया, इनकी सिक्योरिटी, ये इनकी मलूकियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अवाम में तो ये लोग मकबूल नहीं है। ट्रम्प साहब हमारे कार्नी साहब को भी गवर्नर कह के पुकारते हैं, जो बड़ी इंसल्ट है
कार्नी साहब के, लेकिन वो अच्छे आदमी कुछ कहते नहीं। अगेन अगर मुझे कहते तो मैं पता नहीं क्या कहता। कार्नी साहब पे बात करें तो देखिए, कार्नी साहब बैंकर है। जब उनका नाम प्रपोज किया गया था, जस्टिन ट्रूडो हमेशा चाहते थे कि उनकी हुकूमत में वो शामिल हो, लेकिन उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं था ज़िंदगी में, और ना उन्हें इंटरेस्ट था। तो लोग सोच रहे थे कि एक बैंकर को हम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, पता नहीं कैसा साबित होगा। लेकिन अब उनकी अप्रूवल रेट जो है ऑल टाइम बेस्ट है, एंड ही इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर। मैंने शुरू से उनको इंडोर्स किया था। मैं उन्हें जब मिला था ड्यूरिंग द कैंपेन, मैं उनको प्राइम मिनिस्टर पुकारता था बनने से पहले, एंड आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन क्योंकि वो बैंकर है तो बहुत सी पॉलिटिकल मूव मेरे हिसाब से उन्होंने अभी तक सही नहीं लिए। इसी तरीके से उन्होंने बैंकर के होने की हैसियत से वो बहुत इंप्रूवमेंट चाहते हैं, खुसूसन जो रियल स्टेट मार्केट डाउन हो रही है उसके लिए। उन्होंने कहा जी हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स करेंगे इसको इम्प्रूव करने, लेकिन वो रॉन्ग सेक्टर पे इम्प्रूव कर रहे हैं। वो सारे न्यू हाउसिंग, न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डर को प्लीज करना चाहते हैं। भाई बिल्डर सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल कैंपेन, आई डोंट नो इफ दैट्स अ रीज़न। लेकिन अब आप देखें, अब जो रिसेंटली वो आए थे लास्ट वीक एटोबिको में, और हमारे प्रीमियर साहब डग फोर्ड उनसे मिले, उन्होंने कहा जी हम डेवलपमेंट चार्जेस जो है 50% बिल्डर्स को ब्रेक देंगे। अरे भाई उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा अगर मैं रियल स्टेट एजेंट हूँ, रीसेल बेचता हूँ, क्योंकि रीसेल तो बहुत बड़ी मार्केट है। रीसेल मार्केट में तो आपने तबाही कर दी है, आपने स्ट्रेस टेस्ट कर दिया है, आपने जो है वो मॉर्गेज लेना मुश्किल कर दिया, आपने फॉरेन टैक्स लगा दिया है, और आपने बहुत मुश्किलात पैदा करते हैं रीसेल मार्केट के लिए। तो आपको उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। और बिल्डर का ये देखें, जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं ना, बिल्डर पहले कलेक्ट करता था बायर से, अब भी करेगा, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस में, क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्शन की प्राइस रील सेल से अब भी बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कार्नी साहब को चाहिए कि वो एमोर्टाइजेशन चेंज करें, 50 ईयर्स करें, डाउन पेमेंट 5% मिनिमम कर दें किसी के लिए भी, फर्स्ट टाइम बायर, सेकंड टाइम बायर, वट एवर। स्ट्रेस टेस्ट ख़त्म करें, अप्रूवल दें मॉर्गेजेस की, फॉरेन टैक्स ख़त्म करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए। देखिए वैंकूवर की मार्केट ख़राब हो गई है क्योंकि वो ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर थे, ओंटारियो की मार्केट ख़राब हो गई, रीसेल मार्केट पिक नहीं करेगी तबाही आ जाएगी। 75,000 एजेंट है, 75,000 एजेंट है रिको के पास, स्टेट काउंसिल के पास रजिस्टर्ड। किसी की 2 सेल हुई, किसी की 4 सेल हुई। शुक्र है मैं 2 साल पहले रिटायर हो गया था, लेकिन जो बेचारे सर्वाइव करते हैं उनकी हालत ख़राब है। तो रीसेल मार्केट के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रही। अब क्विकली अगर हम बात करें लोकल और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स कनाडा में, तो जनाब यहाँ बड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि हमारे म्यूनिसिपल इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में है, और उसके लिए भागदौड़ शुरू हो गई है। सारे सिविल पॉलिटिशियन यानी मेयर, काउंसलर वगैरह धड़ाधड़ लोगों के घरों पे आ रहे हैं, जो पहले पूछते भी नहीं थे, आपकी ईमेल का जवाब भी नहीं देते थे। और इलेक्शन हो जाने दीजिए, अगले साल भी ऐसे ही करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो बॉनी क्रॉम्बी की हो रही है, कि बॉनी क्रॉम्बी ने ज़िंदगी में बड़ा फ्लिप फ्लॉप किया है। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, पब्लिकली मैं कहता हूँ कि बॉब डिलानी जो था वो हमारा एमपीपी था मिसिसागा से, अब वो हार गया, तो कंजर्वेटिव वो नीना आ गई उसकी जगह। तो वो बॉनी क्रॉम्बी को मेरे पास लाया था कि भाई इनको पॉलिटिक्स में आना है। उस वक्त वाजिद खान जो थे वो एमपी थे स्ट्रीट्सविल के, और मैं स्ट्रीट्सविल का रेजिडेंट एसोसिएशन का चेयर था। हमारे पास बहुत बड़ा वोट बैंक था। खैर बॉनी आई, मैंने उससे कहा नॉट अ प्रॉब्लम, वो फ्लोर क्रॉस करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। बॉनी एमपी बन गई, लिबरल एमपी। उसके बाद बॉनी जो है वो काउंसलर बन गई जाके वार्ड 5 की, फिर मेयर बन गई। फिर उसके बाद उसको ख्याल आया कि प्रीमियर बनना चाहिए, वो जाके लीडर बन गई लिबरल पार्टी की। फिर लीडर बन गई, फिर अपनी सीट हार गई मिसागा ईस्ट से, एक राइडिंग नहीं जीत सकी। उसके बाद फिर उसने रिज़ाइन कर दिया एज अ लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी। अब वो प्राइवेट सिटीज़न है, लेकिन सब ये जानते हैं कि वो दोबारा मेयर बनना चाहती है। डग फोर्ड साहब जो हमारे प्रीमियर है, उन्होंने कहा मैं आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स लेके आ जाऊँगा मेक श्योर करने के ये नहीं जीते। अच्छा हैरत की बात यह कि जो कैरोलिन पैरिश हमारी मेयर है वो भी लिबरल है। तो जो डग फोर्ड साहब जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर, वो सपोर्ट करेंगे और कह रहे हैं करूँगा कैरोलिन पैरिश को जो लिबरल है। तो अब वोटर्स इसको कैसे देखेंगे? मेरे ख्याल से तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि बॉनी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया है। अगर वो ट्राई भी करेंगे तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब वो एक राइडिंग नहीं जीत सकी मिसागा ईस्ट की, तो वो पूरे मिसागा से कैसे जीतेंगी? और फोर्ड सही कहता है कि 3 दफ़ा वो मेयर रही, उनकी क्या लेगेसी है, उन्हें क्या ऐसा किया कि मिसागा के वोटर उन्हें दोबारा वोट देंगे। दूसरी बात यह कि जो ब्रैम्पटन के मेयर है पैट्रिक ब्राउन, उनके रिलेटिव मेरा ख्याल मदर इन लॉ थे जिन्होंने हराया था बॉनी को मिसागा ईस्ट में, तो उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो बॉनी को बहुत मुखालफत का सामना है। बेस्ट ऑफ लक टू हर, आई होप उनको, मैं आई एम प्रीटी श्योर वो और कोई जॉब तो अब कर नहीं सकती, तो ऑब्वियसली वो ट्राई करेंगे मेयर बनने के लिए, तो गुड लक टू हर। नाउ क्विकली अगर हम पाकिस्तान जाएं तो इमरान खान साहब के रिलीज़ होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि पीटीआई भी तो इतने गद्दार और
उनके कहना चाहिए छुपे रुस्तुम है, छुपे रुस्तुम भी कहना गद्दारी ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है कि वो कोशिश ही नहीं कर रहे उनको निकलवाने की इमरान खान साहब के। और इमरान खान साहब इसलिए नहीं निकल सकेंगे जब तक आसिम मुनीर है तो वो तो निकलने नहीं देगा, उसको पता है कि आर्टिकल 6 लगाएगा इमरान खान निकलते ही। और न सिर्फ इसका बल्कि बाकी जो शुरफा बैठे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इनकी भी खैरियत नहीं है, तो उस बेचारे का तो ऐसे कोर्ट के थ्रू निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह ताला कोई मुआवजा करे तो और बात है। अलबत्ता उसके बेटे कासिम खान ने अपील की है 47 ममालिक से कि भाई ये अनह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट हो रहा है इसके साथ, ये ह्यूमैनिटी, ये तो किसी भी साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं होता जैसा उसके साथ जेल में हो रहा है। तो शायद उसका कोई इम्पैक्ट हो जाए, शायद, बहुत कम उम्मीद है लेकिन शायद कोई इम्पैक्ट हो जाए, क्योंकि पीटीआई इफ़ेक्टिव नहीं है, उसकी लीडरशिप इफ़ेक्टिव नहीं है, उनका लीडर बंद है इसलिए मेरा ख्याल है शायद इफ़ेक्टिव नहीं है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत हो जाएगा। दूसरा क्विकली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का स्टार बॉलर नसीम शाह उसने एक ट्वीट कर दिया था कि भाई क्यों मरियम नवाज को क्वीन की तरह ट्रीट की जाए, तो उस पर 2 करोड़ फाइन हो गया। ये पाकिस्तान है। आई मीन शेम ऑन दोज पीपल हु आर डूइंग दिस टू अस। अब तक के लिए इतने काफ़ी, अगली दफ़ा और ख़बरें लेके हाजिर हूँगा।